हादसे के बाद नेपाल में उड़ानों के जोखिम पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। पिछले 30 सालों में नेपाल में ये 28वां विमान हादसा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, खराब मौसम, पुराने विमान और अनुभवहीन पायलट नेपाल को उड़ानों के लिए सबसे खतरनाक देश बनाते हैं। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की 2019 की सुरक्षा नेपाल के अनुसार नेपाल के पहाड़ पायलटों के सामने बड़ी चुनौती है। जो विमान क्रैश हुआ वो 42 साल पुराने मॉडल का था। नेपाल में उड़ान भरना मुश्किल और खतरनाक होने के कई कारण हैं, जैसे कि नेपाल की प्राकृतिक बनावट यानी कि पहाड़, पुअर रेगुलेशन यानी कि खराब नियमन और नए विमानों की कमी विमानों के उड़ान के लिए नेपाल को सबसे खतरनाक देश बनाती है। नेपाल के पूर्वोत्तर में स्थित लुक्ला शहर का एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक है। ये एयरपोर्ट एवरेस्ट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। एयरपोर्ट के रनवे को पहाड़ों के बीच एक चट्टान को काट कर बनाया गया है। लुक्ला हवाई अड्डे के रनवे के एक छोर पर विशालकाय पहाड़ तो दूसरे छोर पर खाई है। ऐसे में सिर्फ अल्ट्रा ट्रेंड पायलटों को ही इस हवाई अड्डे पर विमान उतारने और उड़ान भरने की इजाजत है। एक छोटी सी गलती भी विमान में सवार सभी यात्रियों की जान ले सकती है। इसके अलावा पहाड़ों में मौसम तेजी से बदलता है, जो विमानों की उड़ान को काफी खतरनाक बनाता है। पल पल बदलते मौसम के कारण पायलटों को विमान को नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। इन परिस्थितियों में पायलटों से होने वाली थोड़ी चूक भी जानलेवा बन सकती है। विमान क्रैश होने की दूसरी वजहों में बेहतर रडार तकनीक की कमी होना। इसकी वजह से पायलटों को दुर्गम इलाके और मुश्किल मौसम में नेविगेट करना मुश्किल होता है। नेपाल में आवश्यक और पर्याप्त कुशल ट्रेंड और हाईली सेल्फ मोटिवेटेड सिविल एविएशन स्टाफ नहीं है। वर्कफोर्स की कमी के कारण कुछ स्टाफ को नियमित ड्यूटी के अलावा भी कई घंटों तक काम करना पड़ता है। देखा जाए तो ये काम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। खराब एविएशन रिकॉर्ड से 28 देशों में उड़ान पर प्रतिबंध। नेपाल के खराब एविएशन रिकॉर्ड की वजह से यूरोपीय कमीशन ने नेपाली एयरलाइंस पर 28 देशों के ब्लॉक में उड़ान भरने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। और इस खबर पर हम अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं नेपाल के विदेश और रणनीतिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार परशुराम काफले से, जो फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है काफले जी। क्या कुछ है ताज़ा अपडेट्स आपके पास इस हादसे को लेकर, और आधिकारिक तौर पर कितनी मौतों की पुष्टि हुई है और कितने शवों की पहचान हो पाई है अब तक? धन्यवाद कविता जी। अभी तक 11 डेड बॉडी को पुष्टि हुआ है और जो 68 जो डेड बॉडी है वो पता चला, और बाकी जो 4 शव है उसको सर्च कार्य जारी है। अभी सशस्त्र प्रहरी बल जो इस ढंग का उद्धार कार्य में जो संलग्न होता है वो उसका एक गोताखोर टीम उसमें इन्वॉल्व है, और 11 सबका जो डेड बॉडी है उसका पहचान हो गया है, और उसमें एक 10 महीने का एक बच्चे भी उसमें है, और एक विदेशी नागरिक का भी उसमें पहचान हुआ है। तो जो आपने जो न्यूज़ में पहले बताया है कि इस विमान में नेपाल का 53 अर्थात 53 नागरिक थे, और भारतीय 5 और रशियन 4 और आयरलैंड, ऑस्ट्रेलियन, अर्जेंटीना, कोरियन और फ्रांस, ये सब देशों का जो नागरिक जो बेसिकली जो टूरिस्ट थे, जो क्योंकि पोखरा एक नेपाल का सबसे बेहतर पर्यटकीय एक स्थल है, तो उसके लिए ये सब लोग जा रहे थे। और जो क्रू मेंबर्स जो है 4 है, तो इसमें 72 लोग शामिल थे। तो पिछले अब जो डाटा है पिछले जो 76 ईयर्स में अर्थात 76 वर्षों में आज तक जो 56 विमान दुर्घटना हुआ है एज पर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का मुताबिक, और उसमें करीब 900 से करीब ज्यादा लोगों को मौत हुआ है इसमें। और पिछली बार नेपाल का जो एक हिमालयी पर्यटकीय जो जगह है, जो तिब्बत का जो बॉर्डर है मुस्तांग, तो और जहाँ मुक्तिनाथ मंदिर है, जहाँ सारे लोग नेपाली और काफी भारतीय लोग भी वहाँ जाते हैं वो तीर्थाटन के लिए, उसमें मई 29 में पिछली बार एक दुर्घटना हुआ था, उसमें 22 लोगों का उसमें मौत हुआ था। तो यही है।
जी बिल्कुल परशुराम जी, आप वहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, आप जानकार हैं। खबरें ये है कि सालों पुराने एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होता आया है नेपाल में। इस हादसे ने एक बार फिर एविएशन मंत्रालय पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कितनी सच्चाई है इन खबरों में? ये सही है। जब आज एती एयरलाइंस का जो क्रैश हुआ है, तो इमरजेंसी कैबिनेट का जो मीटिंग हुआ था, और मीटिंग ने भी एक निर्देश किया नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को कि आप जब उड़ान भरने से पहले आप जितना डोमेस्टिक एयरलाइंस है उसको सेफ्टी को एश्योरेंस करो, क्योंकि आज ही पता चला कि उसमें सेफ्टी एश्योरेंस बिना ये डोमेस्टिक जो एयरलाइंस है इन्हें उड़ान किया था इससे पहले। तो आज से उन्हें ऐसा निर्देश किया है। और आपने जो बताया पुराना विमान भी है, क्योंकि नए विमान का कमी है नेपाल में, पुराने विमान है। और मैं एक बात बताऊं, ये नेपाल ऐसा बहुत ज्यादा खतरनाक ऐसा नहीं है। मतलब जो आपने लुकला का जो बयान दिया है और बाकी जो बयान जो आपने दिया है, ऐसा नहीं है। वो एक एडवेंचर भी है। तो बात ऐसा है कि नेपाल ऐसा खतरनाक जगह जो है, जो इस ढंग का नहीं है। तो कभी कभी जो एती एयरलाइंस का ये जहाज पुराना था, और बाकी ऐसा नया भी है। जैसे आप नेपाल में और भी एयरलाइंस है, प्राइवेट एयरलाइंस, उनका अच्छा सर्विस है और वो नया भी है। तो ये पुराना ही था। फिर ये रूट सबसे सिक्योर रूट मतलब मान जाता था पहले, काठमांडू और पोखरा के बीच में। तो तो आज दुर्घटना हो गया है बहुत एक अनएक्सपेक्टेड हिसाब से। जो रूट है, जो काठमांडू से पोखरा का जो रूट है, ये नेपाल का सबसे सिक्योर्ड और सबसे सुरक्षित हवाई रूट ऐसा मान जाता था पहले। जी बिल्कुल काफले जी, हादसे के बाद तुरंत प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उसके बाद 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। उस पर क्या कुछ है जानकारी? हाँ, आपातकालीन जो मंत्रिपरिषद का बैठक था, उसने पूर्व सचिव नागेंद्र घिमिरे उसको कोऑर्डिनेटर बनाया, और बाकी उसमें नेपाली सेना और सिविल एविएशन एक्सपर्ट्स उसको शामिल करके एक 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय छानबीन आयोग का गठन हुआ है। और उसने काम कल से वो प्रारंभ करेगा। और इसको 45 दिन अर्थात 1.5 महीने का समय दिया है। उस महीना तक ये दुर्घटना को न केवल आज का दुर्घटना को, और बाकी जो है सारे एयर सेफ्टी का क्या मतलब हाल है, और सारे जो कंडीशन है इसको बारे में मतलब एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इसको एक रिपोर्ट सरकार को सबमिट करते हैं। तो और कल पब्लिक हॉलीडे भी अनाउंस किया है सरकार ने, क्योंकि इतना लोग आज तक ये आज तक का सबसे बड़ा संख्या है, जो मौत का संख्या है। तो सरकार ने एक दुख जनाया है, और कल इसको सार्वजनिक छुट्टी भी है। जी बिल्कुल काफले जी, आपने जिक्र किया इसका, लेकिन नेपाल सरकार ने कल शोक की घोषणा तो की है, लेकिन जनता में इसे लेकर कहीं ना कहीं रोष है। वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, ये भी खबरें सामने आई है। ऐसा है, ये प्रतिक्रिया तो हो जाती है, एक कमेंट हो जाती है। सरकार जब किसी विषय में कुछ डिसीजन करता है, तो इसके बारे में इसका प्रोस और कॉन्स होता है। तो नेपाली जो जनमानस है, जो लोगों में जो कमेंट है कि सरकार ने ये सार्वजनिक जो हॉलीडे दिया है, विदा दिया है, तो इससे ज्यादा एयर सेफ्टी में ज्यादा ध्यान होना चाहिए। इस तरह का एक कमेंट आ रहा है, पब्लिक कमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब सरकार का टोटल खिलाफ में लोग हैं, ऐसा नहीं है। काफले जी, आखिरी सवाल आपसे, 5 भारतीयों की मौत की पुष्टि हुई है। क्या उनके शव को भेजा जाएगा भारत में, या फिर वहीं पे अंतिम संस्कार करने की कोई तैयारी होगी? क्या इस सिलसिले में कोई जानकारी आपके पास? तो इसमें नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावास ने इसको सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और एक हॉटलाइन नंबर भी दिया है काठमांडू और पोखरा को। तो जहाँ तक मेरा सूचना है, मैंने बातचीत किया था एम्बेसी ऑफ इंडिया टू नेपाल, उनका कोई अधिकारी से। तो उनके मुताबिक जब डेड बॉडी कुछ पहले तो उसको आइडेंटिफाई होगा कि कौन कौन है, और उनका जो अपने घर मतलब जो जगह कहाँ है। तो उसके बाद वो किस ढंग से वो डेड बॉडी को भेज देते हैं, वो एम्बेसी ऑफ नेपाल और नेपाल सरकार से वो कोऑर्डिनेट करेंगे, और उसके बाद उसके बारे में एक डिसीजन करेगा। तो नेपाल में उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा, वो भारत में होगा। और वो नेपाल सरकार और भारतीय राजदूतावास के एक समन्वय में इसके बारे में मेरे ख्याल से कल तक इसका कोई फैसला होगा।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका परशुराम काफले जी, अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो नेपाल में जो हादसा हुआ है उसमें 5 भारतीयों की मौत हुई है। लैंडिंग से 10 सेकंड पहले आग लगी विमान में और जो जानकारी सामने आ रही है, अब तक 68 शव निकाले जा चुके हैं, जिनमें से 11 शवों की पहचान हो गई है। ये थे परशुराम काफले, स्थानीय पत्रकार नेपाल के, जो हमें तमाम जानकारी वहां की दे रहे थे। अब हम आपको सुनाते हैं उन 2 लोगों के बयान जो हादसे के वक्त वहां मौजूद थे। जो हम इधर आया ना, तब उसमें आवाज़ आया था एक जोर से, तब हम उधर से 2-3 आदमी रनिंग करके आए इधर देखने के लिए। तो अब बाद में देखा तो एयरपोर्ट विस्फोट हो गया था। इसके बाद हम लोग इधर आके देखे 2 आदमी तो जिंदा उद्धार करा था, उसको तो गन्ने के हॉस्पिटल में लेके गया। इसके बाद 6-7 लोग फिर प्लेन के नीचे उसमें दब गया था, उसको निकल गया। इसके बाद फिर नीचे जो खंडर है उसमें जाके देख लिया, तब देखा था तो उसमें 2-3 लाश और निकला था। हम लोग धड़ाम से आवाज़ हम सुने, घर में थे हम लोग। उसके बाद धड़ाम से आवाज़ आई, उसके बाद हम लोग निकल के छत के ऊपर गए। छत के ऊपर गए तो फिर देखे धुआं। तो हम लोगों को लगा कि ऐसा कि मतलब लगता है एयर जो है क्रैश हो गया। तो हम लोग दौड़ते दौड़ते इधर आए और मैं और मेरा दोस्त दीपक, हम दोनों दौड़ते दौड़ते आए। उसके बाद दीपक जो है उधर बचाने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए नीचे गया। हम तो नहीं गए, हम तो बाहर ही थे। दीपक मेरा दोस्त वो नीचे गया और तकरीबन 35 लोगों को जो है निकाला।